मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज़े हिंद की पेशकश, कहानियों के किनारे। अफसाने का उन्वान है विसर्जन। वो पार्क में बैठा मूंगफली चबा रहा था, उंगलियों की अंगूठियां नचा रहा था। इंटरव्यू देने जब भी कलकत्ता आता तो शाम को इस पब्लिक पार्क में चला आता और बाउंड्री वॉल पर बैठकर हावड़ा पुल, विद्यासागर सेतु, आती जाती कश्तियों और लहरों को तकता रहता। कभी लंबी लंबी सांसें खींच खींच कर भस्त्रिका, कभी छोटी छोटी सांसें बाहर निकाल निकाल कर कपाल भाती, और कभी नाक के सुराखों को दाएं बाएं हाथ की उंगलियों से बारी बारी दबा दबा कर अनुलोम विलोम करता। और जब इन परिणामों से फारिग हो जाता तो जेब से ठोंगा निकाल कर मूंगफली चबाता और रह रह कर अंगूठियां नचाता। इस रोज भी वो यही कर रहा था कि यकनक बूढ़ा नमूदार हुआ, गेरुए रंग का जुब्बा और गले में रुद्राक्ष की माला पहने, डंडा को मोड़कर सांप की तरह बल देता हुआ उसकी जानिब बढ़ाने लगा। करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, इंटरव्यू हो गया? वो चौंक पड़ा, मुड़कर देखा, आप यहाँ? आपको तो मैंने इंद्रनील जहन पर दबाव डालने लगा और फिर बोला, हाँ, फसनाबाद स्टेशन पर और कई मर्तबा इच्छामती के किनारे भी देखा है आपको। इसके बाद उसने गंभीर लहजे में पूछा कि आप यहाँ इस वक्त? लेकिन आप यहाँ इस वक्त? मैं यहाँ वहाँ, जब यहाँ तब वहाँ, परंतु तूने बताया नहीं। इंटरव्यू हो गया? बूढ़े ने अपना सवाल दोहराया। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता मैं इंटरव्यू देने आया था? बूढ़े ने आंखें मीच कर कहा, मुझे सब पता है, सब कुछ, भूत भविष्य सब, और वर्तमान। अरे मूर्ख, समय का चक्र बहुत तेजी से घूमता है। वो पेशानी पर बल डालकर बोला, इतना तेज कि इसमें वर्तमान का कोई स्थान नहीं। तेरा भविष्य उज्जवल है, बस एक बाधा है। बाधा? कैसी बाधा? इंद्रनील के चेहरे पर मुस्कुराहट सुगड़ने लगी। हाँ, बाधा, एक बाधा। बूढ़े ने डंडा जमीन पर ठोककर सर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं तो हर रोज एक बार में अपनी राशि मिलाता हूँ, आज भी मिलाई है, मुझे तो कोई बाधा नजर नहीं आई। राशि मिलाने से कुछ नहीं होता। यदि राशि का संबंध भाग से होता तो एक ही दिन जन्म लेने वाले लाखों लोगों के भाग एक जैसे होते। छोड़ इन बातों को। मैं कहता हूं एक बाधा है तो बाधा है। बाधा? उसने पेशानी पर बल देते हुए कहा, कैसी बाधा? बूढ़े ने कहा, अपराध की बाधा। अपराध की बाधा? हाँ, अपराध की बाधा। और जब तक ये बाधा दूर नहीं होगी तो रोजगार नहीं कर सकता। लेकिन अपराध का रोजगार से क्या संबंध? इंद्रनील ने हैरत से पूछा। बूढ़े ने नदी की जानिब इशारा करते हुए कहा, नदी का संबंध समंदर से है, समंदर का बादल से, और बादल का बारिश से। इसलिए बारिश का संबंध नदी और समंदर से है। हर वस्तु से संबंध है। इतना कहकर बूढ़ा मुस्कुराया, सांपनुमा डंडे से उसकी पेशानी की तरफ इशारा किया और तेजगामी से जाने लगा। इंद्रनील ताज्जुब से उसे तकता रहा। 2-4 कदम चलने के बाद बूढ़ा रुका, गर्दन को खम देकर कहा, और हाँ सुन, आज रात को हिलसा मछली संभल कर खाना, कांटा चुभने की संभावना है। ये कहकर बूढ़ा चला गया। उस दिन इंद्रनील पार्क में देर तक गुमसुम बैठा रहा। ऐसा गुमसुम के चक्कर रेल की आखिरी ट्रेन कब चली गई उसे खबर ही ना हुई। त्रिदेव बाबू बारसों का आदमी है। सियासत और बागदा पालन का उनका खास मसला है। पंचायत समिति के सभापति हैं। पार्टी ने यकीन दिलाया है अगर जिला परिषद पर कब्जा हुआ तो इस बार सभाधिपति बना दिए जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर उनका बेटा कारोबार संभाल ले तो वो आइंदा इलेक्शन में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन इंद्रनील अजब लड़का है, उसे सियासत से सरोकार नहीं, न कारोबार में दिलचस्पी है। अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है, खुद से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, नौकरी करना चाहता है। दर्जनों इंटरव्यू दे चुका है। इस बार भी एक इंटरव्यू देकर पार्क में बैठा मूंगफली चबा रहा था कि बूढ़ा फिर वारिद हुआ। बोला, कहा था ना, जब तक बाधा दूर नहीं होगी तू रोजगार नहीं कर सकता। इंटरव्यू से कोई लाभ नहीं। अपराध की
एक अपराध, फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, ये कहकर बुढ़ा जाने लगा। लेकिन जाते जाते मुड़ा और बोला, सर संभल कर रखना, चोट लगने की संभावना है। और फिर तेज तेज कदमों से चलता हुआ झाड़ियों में गुम हो गया। बूढ़े को दूसरी बार देखकर इंद्रनील हवास भागता हो गया। उस दिन भी उसे ताज्जुब हुआ था जब रात के वक्त खाने में उसने हिल्सा मछली देखी थी और खाते वक्त कांटा उसके मसूड़े में चुभ गया था। वो डर से करा उठा था। माँ ने साड़ी का आंचल उसके मुंह में डालकर बड़ी एहतियात से कांटा निकाला था, खून भी निकाल आया था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि ट्रेन की आवाज ने उसे चौंका दिया। आखिरी लोकल थी, वो स्टेशन की तरफ लपका। ट्रेन ससराती हुई प्लेटफॉर्म से निकलती जा रही थी, इसलिए उसने दौड़ लगाई और किसी तरह ट्रेन में सवार हो गया। दरवाजे के पास से एक शख्स कंधे पर दूध का कनस्तर लिए गुजर रहा था। गाड़ी ने खासी रफ्तार पकड़ ली थी। इंद्रनील खुद को संभाल न सका और कनस्तर वाले से जा टकराया। दम भी नहीं ले पाया था कि सामने बैठे शख्स ने कहा, भाई, पेशानी से खून बह रहा है। इंद्रनील ने झट से बाएं हाथ की हथेली पेशानी पर फेरी, देखा खून का धब्बा है। दूसरे ही लम्हा बूढ़े की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, सर संभाल कर रखना, चोट लगने की संभावना है। तो क्या अब अपराध? वो साम गया। एक अनजाने खौफ ने उसे आ घेरा। इसके बाद इंद्रनील में तब्दीली आती गई। अब उसने नौकरी के लिए दरखास्त देनी बंद कर दी। सारा दिन इधर उधर सरगर्दा फिरने लगा, खिसियाता हुआ, बुदबुदाता हुआ, एक अपराध, फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। और सोचने लगा कैसे रोजगार की तलाश में आयल वो रुकावट से जल्द से जल्द दूर हो जाए। एक दिन रात को एक बजे वो चौराहे पर जा पहुंचा। खप्ती की तरह चक्कर लगाने लगा। नाइट पेट्रोलिंग दस्ते ने उस हाल में देखा तो उसे घर जाने को कहा, लेकिन वो राजी ना हुआ। कहने लगा, मुझे गिरफ्तार कर लो। इतनी रात गए चौराहे पर इस तरह फिरना क्या अपराध नहीं? मैंने अपराध किया है, गिरफ्तार कर लो मुझे। इंस्पेक्टर ने पहचान लिया कि सभापति का बेटा है, इसलिए उसने इल्तिजा की, इंद्रनील बाबू, जीप में बैठिए, आपको खर्च छोड़ देता हूँ। लेकिन इंद्रनील बधिर था, कहता जा रहा था, मैंने अपराध किया है, गिरफ्तार कर लो मुझे। उस रोज पुलिस वाले उसे बदौर गाड़ी में बिठाकर घर ले आए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी बाहर आई। त्रिदेव बाबू भी पीछे पीछे निकले। इंस्पेक्टर ने सारा माजरा सुनाया। माँ ने लपक कर बेटे को सीने से लगाया। सिसक कर बोली, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ इंदू, कहाँ चला गया था रे मेरा लाल? त्रिदेव बाबू ने बीवी को डांट पिलाई। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। इतना कहकर उन्होंने धोती का कोचा मुट्ठी में दबाया और फुनफुनाते हुए अंदर चले गए। और दूसरे दिन इंद्रनील इच्छामती के किनारे दीवानावार फिरता रहा। उसके जहन में क्या आया कि उसने अचानक नदी में छलांग लगा दी। तैरता हुआ उस पार जाने लगा। इच्छामती नदी के उस पार बांग्लादेश है। चुनांचे बीएसएफ के जवान फौरन हरकत में आ गए। कश्ती लेकर दौड़ पड़े, उसे खींचकर बाहर निकाला। एक जवान ने कहा, अरे ये तो सभापति जी का सपुत्र है। इंद्रनील पागलों की तरह चीख रहा था, नदी पार करना अपराध है, मैंने अपराध किया है, मुझे गिरफ्तार करो। और इस बार बीएसएफ वाले उसे घर छोड़ने आए। त्रिदेव बाबू से कहा, सभापति जी, लगता है इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, आपसे विनती है उन्हें नदी किनारे जाने न दें। आतंकवाद के खिलाफ मुहिम तेज है, चौकसी बढ़ा दी गई है, गोली चला देने का ऑर्डर है। बीएसएफ वाले जा चुके थे, लेकिन त्रिदेव बाबू अभी अपनी जगह खड़े रहे, मुंह फाड़े, बुद्ध बने, माँ और बेटे को घूरते रहे। और एक दिन इंद्रनील नहर के किनारे जा पहुंचा। वहां आबादी की दूसरी जानिब एक नहर है और नहर के उस पार एक कुशादा मैदान, जहां हर बुध को हाट लगता है। उस रोज भी बुध था। वो हाट में सारा दिन सरबंदा फिरता रहा, दुकानदारों को धमकाता रहा, खरीदारों को उलझाता रहा। हर कोई उसके बाप की पोजीशन का ख्याल रखकर गुस्सा पी जाता, उसके पागलपन को नजरअंदाज कर देता। और जब वो शाम को लौट रहा था तो उसकी निगाह फूड इंस्पेक्टर पर पड़ी। उसी पंचायत समिति के दफ्तर में उसकी पोस्टिंग थी। वो भी उसी नाव पर सवार था। उसे देखते ही इंद्रनील बुदबुदाया, अपराध, एक अपराध,
और फिर सुख ही दुख, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। और उसने बेचारे इंस्पेक्टर के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। नाव में खलबली मच गई। बात थानेदार तक पहुंची। थानेदार ने त्रिदेव बाबू से धीमे लहजे में कहा, सर वो सरकारी मुलाजिम है, शिकायत वीडियो ने फॉरवर्ड कर दी, तो आप जानते हैं मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ। और सर ये इंद्रनील बाबू को हो क्या गया है, दिन भर इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, आए दिन कुछ न कुछ कर बैठते हैं, उन्हें किसी डॉक्टर को। त्रिदेव बाबू ने थानेदार को तिरछी निगाह से देखा। थानेदार की जबान लड़खड़ा गई। सर मेरा मतलब है, सर आप तो जानते हैं, उसी साहब मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, आप जाइए अपना काम कीजिए। और त्रिदेव बाबू पेशानी पर बल देकर थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर ऊपर नीचे सर हिलाते हुए बर्बादे लगे। हाँ अब कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन बीवी के कान में कुछ कहा और बिस्तर पर फैल गए। माँ मुंह बिसोड़ कर बेटे से बोली, इंदु तेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, लेकिन उन्हें कौन समझाए, जिद कर रहे हैं घेरी पर जाने की। कौन कह रहे हैं घेरी पर जाने की, कह रहे हैं कल पूर्णिमा है और अभी तक झांका नहीं डाला गया है। झांका कहते हैं बांस के तराशे हुए एक पीला नुमा फंदा को। पार्टी का फोन पर फोन आ रहा है, अगर आज रात से झांका नहीं डाला गया तो बागदा मछलियां मर जाएंगी, नुकसान तो नुकसान, मार्केट में बदनामी भी फैल जाएगी। इसलिए अब मुझे ही घेरी पर जाना होगा। तू बाबा के कमरे में सो जाना, उन्हें वक्त से दवा देते रहना, देख ये गोली और ये सिरप। माँ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इंद्रनील ने चौंक कर कहा, तू घेरी पर जाएगी, वो भी रात को? तू बता क्या करूं, कौन जाएगा बोल। इंद्रनील थोड़ी देर खामोश खड़ा, नीम वो आंखों से माँ का चेहरा तकता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है मैं चला जाऊंगा। उस रोज इंद्रनील रात को घेरी पर गया। कंपनी की 2 एयर कंडीशन वैन पहले ही पहुंच चुकी थी। हर झांके में 10 किलो 12 किलो बागदाएं पकड़ी और वैन पर लादी जा रही थी। सुबह सादिक तक ये सिलसिला चलता रहा। 6.5 टन से ज्यादा बागदाएं पकड़ी गई। कंपनी वालों ने 22 लाख रुपए नकद इंद्रनील के हवाले किए। इंद्रनील बांस के पुल से होता हुआ मचान पर चढ़ गया। रुपए की थैली खोली तो आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सारे रुपए एक साथ उसने कभी देखे न थे। 500 और हजार के करारे करारे नोटों के पुलंदे। वो उन्हें देर तक गिनता रहा, कभी जल्दी जल्दी और कभी ठहर ठहर कर। घर लौटकर जब उसने रुपए की थैली माँ के सामने रखी तो उन्होंने बेटे में खुशाइन तब्दीली महसूस की। उनकी खुशी की इंतहा न रही। तीर निशाने पर लगा था। दूसरे दिन भी इंद्रनील घेरी पर पहुंचा। लाखों की बागदाएं पकड़ी गई, फरोख्त की गई। इंद्रनील ने उसी तरह मचान पर बैठकर देर तक रुपए गिने और थैली छाती से चिमटाए घर आया। यह सिलसिला 5 दिनों तक चलता रहा। छठे दिन इंद्रनील ने त्रिदेव बाबू से कहा, बाबूजी क्यों ना हम खाल यानी उस नहर के उस पार वाले खेत को भी घेरी में बदलकर बागदा पालन करें। कारोबार में बेटे की दिलचस्पी देखकर त्रिदेव बाबू फूले न समाये। कहने लगे, वाह तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कई दिनों से मैं भी यही सोच रहा था। एक काम कर, मेरी वो अटैची ला। और त्रिदेव बाबू ने अटैची से कागज का टुकड़ा निकाला, बेटे की तरफ बढ़ाते हुए बोले, देख ये उन किसानों की लिस्ट है जिनकी जमीनें हमारे खेत के आसपास है। उन्हें सरकार ने जमीनें काश्तकारी के लिए दी है। तो तू एक काम कर, उन लोगों की एक कोऑपरेटिव बना, मैं तुझे उसका चेयरमैन बना दूंगा। और देखते देखते कोऑपरेटिव तैयार हो गई। तकरीबन 150 बीघा जमीन कब्जा की गई। कमर तक गहरी मिट्टी खोदकर ईंट भट्टों को बेची गई। जो पैसे हासिल हुए उनसे जमीन के कोने में कंक्रीट के 3 प्रोसेसिंग टैंक बनाए गए और नहर से पानी खींचने के लिए डीजल पंप सेट खरीदे गए। जिन किसानों से जमीनें ली गई थी उन सबों को सस्ती मजदूरी पर बागदा पालन के काम में जोत दिया गया। टैंकों में पिन कहते हैं बागदा के अंडा की देखभाल हो या
हर 10 दिन बाद एक दूसरे टैंक में उसकी तब्दीली, फीड और दवाएं देने की जिम्मेदारी हो या उन्हें घेरी में मुंतकिल करके रात रात भर बांस के मचान पर बैठकर पहरा देने का काम, हर काम के एवज रोजाना 70-80 रुपए मेहनताना तय था। किसान भी खुश थे, जमीन तो उन्हें मुफ्त में मिली थी, उसके छोटे छोटे टुकड़ों पर धान पाट बोकर आखिर उन्हें मिलता भी क्या था। और फिर त्रिदेव मंडल जैसे नेताओं से वाबस्तगी तो अपने आप में उनके लिए एक काबिल रश्क बात थी। गरज ये कि चंद ही महीनों में नई घेरी बागदा पालन के लिए तैयार हो गई, और भला होती भी नहीं कैसे। अच्छामती से निकलने वाली उस नहर का पानी वैसे तो मीठा है, लेकिन जब नदी में ज्वार आ जाता है और सुंदरबन के रास्ते खलीज बंगाल का नमकीन पानी उसमें भर जाता है, तो ये नहर मीठे और नमकीन पानी का आमेजा बन जाती है। इस आमेजा में बागदाएं खूब फलती फूलती है। आम दिनों में झींगा मछली की ये नस्ल कीचड़ मिट्टी में दबी रहती है, मगर जब चांद की रोशनी फिजा में फैलती है तो इस कीचड़ से निकलकर सतह आब पर आ जाती है। इंद्रनील की इस नई घेरी में भी अब बागदाएं सतह आब पर आने लगी थी। चुनांचा जाल फेंके गए, टनों बागदाएं पकड़ी गई। 4 रात तक ये सिलसिला चलता रहा। आज 5वीं रात थी। रात भर जाल डालने, बागदा पकड़ने, वजन करने और वेन पर लादने का काम चलता रहा। पौ फट चुकी थी, फिजा में हल्की हल्की रोशनी फैल गई थी। परिंदों की चहचहाहट से पूरा माहौल गूंज उठा था। कंपनी वाले रुपए से भरी थैली इंद्रनील को देकर जा चुके थे। मजदूरों की टोली भी चली गई थी। पहरादार मचान पर बैठे उड़ने लगे थे। घेरी की तय से उठने वाली बदबू शुमाल मशरक से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं में तैली हो रही थी। रात भर के काम से पगडंडियां किचड़ आलूद हो चुकी थी। इंद्रनील छाती से रुपयों की थैली चिमटाए पगडंडियों पर पैर जमाए सड़क के किनारे बढ़ता जा रहा था कि किसी ने अचानक उसे कंधे पर हाथ रख दिया। वो चौंक पड़ा, मुड़कर देखा, सामने बूढ़ा खड़ा था अपने मखसूस भेद में। इंद्रनील ने बूढ़े की आंखों में आंखें डालकर पूछा, आप यहाँ इस वक्त? मैं यहाँ वहाँ, जब यहाँ तब वहाँ। बूढ़े ने पुछले जाते हुए कहा, अपराध, एक अपराध, और फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। लेकिन आपकी बात तो झूठ निकली। देखिए, बिना कोई अपराध के किए ही मुझे इतना अच्छा रोजगार मिल गया है, लाखों रुपए कमाने का। इंद्रनील ने रुपए की थैली की तरफ इशारा करते हुए कहा। बूढ़े ने होठों पर मानखेद मुस्कुराहट सजाई और गर्दन को जुम्बित देते हुए कहा, अच्छा, सचमुच तूने कोई अपराध नहीं किया? इंद्रनील ने छाती तान कर कहा, नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। बूढ़ा लम्हा भर खामोश खड़ा रहा और फिर डंडा नचाते हुए नचाकर बोला, उपजाऊ जमीन पर बागदा पालन अपराध नहीं? बागदा पालन अपराध? इंद्रनील बुदबुदाया। बूढ़े ने आंखें मोड़ ली, धीमे लहजे पे कहने लगा, हाँ, अपराध है, घोर अपराध। इसके अलावा भी तूने कई अपराध। उसने अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंद्रनील ने घुटनों के दरमियान रुपए की थैली दबाई, जिस्म का ऊपरी हिस्सा मोड़कर दोनों हाथों से बूढ़ों की गर्दन दबोच ली, पूरी कुवत से खींचा और घेरी में फेंक दिया। छपाक से एक आवाज हुई। दूसरे ही लम्हा फिजा में खामोशी छा गई। पानी की सतह पर बनने वाला दायरा रफ्ता रफ्ता आंखों से उजल होता चला गया।